नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसीएस हिंदी सारथी में। तो आज हम बात करेंगे 200 प्रश्नों की। 200 प्रश्न किसके? हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य और व्याकरण नहीं, केवल हिंदी साहित्य की जो रचनाएं यूपी टेट, लोअर पीसीएस, ठीक है, सी टेट और जो सुपर टेट होने वाला एग्जाम है, उन सब परीक्षाओं में जो पूछी जाती है उसके जो 200 प्रश्नों का चुनिंदा पीवाईक्यू और एमसीक्यू का हमने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और ये 30-30 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बताएंगे सुपर 30 के माध्यम से, ठीक है। और ये एक ही वीडियो में हम आपको करवा देंगे सारे 200 प्रश्न। तो आप बने रहिए, बिना किसी देरी के सीधे हम बात करते हैं अपने प्रश्नों पे। अगर आपको उन प्रश्नों की उपयोगिता लगे अपने परीक्षा में तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से यूजफुल लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मूलभूत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कुछ इस जो आंचलिक रचनाएं हैं उनका संबंध किससे होता है? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से? तो चलिए आप अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर है जो आंचलिक रचनाएं होती हैं किसी क्षेत्र विशेष से। किसी भी मान लीजिए ये आपका छोटा सा क्षेत्र है तो ये रिलेट करती हैं किससे? क्षेत्र से, ठीक है, देश विशेष से नहीं। लोक विशेष से जो होती है इनको हम कहते हैं लोक साहित्य, ठीक है। हालांकि जो आंचलिक रचनाएं हैं वो थोड़ा लोक साहित्य का रूप में हमें नजर आती हैं। जाति विशेष की रचनाओं का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो जो आदिवासी साहित्य है, ठीक है, और ऐसे साहित्यों को हम जाति विशेष साहित्य कहते हैं। और देश विशेष में हम देख सकते हैं जैसे प्रवासी साहित्य वगैरह, ठीक है। बाकी तो जो संपूर्ण साहित्य होता है उसको हम साहित्य कहते हैं। तो हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, ठीक है। पहले हैं सूरदास, दूसरे हैं तुलसीदास, तीसरे हैं कबीरदास और चौथा ऑप्शन है केशवदास। तो हम जानते हैं कि जो निर्गुण काव्यधारा की ये कहाँ के थे? ये भक्ति काल के थे, ठीक है। और किस काव्यधारा के थे? ठीक है, भक्ति काल के किस काव्यधारा के थे? तो कृष्ण काव्य के थे, ठीक है। प्रतिनिधि कवि हैं तुलसी जो हैं ये राम काव्य और भक्ति ये दोनों सगुण हैं, ठीक है। केशव कब के हैं? रीतिकाल के, ठीक है। रीतिकाल के। और जो कबीरदास हैं ये किसके हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन है ये? संत या फिर निर्गुण, ठीक है। आप इन सारे नामों को याद रखिएगा। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो इन सभी नामों को याद रखिएगा और इस प्रश्न को तो विशेष तौर पे याद रखिएगा। ये 3 स्टार का प्रश्न है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में आप इस पीडीएफ को हमारे जो फिलहाल टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है पर मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट में रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। आप वहाँ से जुड़ के इस पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि जो श्रद्धा है, ठीक है, जो श्रद्धा नामक पात्र है वो किस कृत्य की नायिका है? ठीक है, आपको बताना जो श्रद्धा नामक पात्र है वो किस कृत्य की नायिका है। क्या कामायनी की है या फिर कुरुक्षेत्र की है, रामायण की है या फिर साकेत की है? ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो श्रद्धा है वो किस कृत्य की नायिका है। तो इसका सही उत्तर है कामायनी, ऑप्शन नंबर ए। ये किसकी रचना है कामायनी? ठीक है, इसके बारे में एक और जानकारी रखनी, किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी और रचनाएं क्या हो सकती हैं? ठीक है, इनकी और रचनाएं आप कमेंट में हमें लिख के बताइए। कुरुक्षेत्र किसका है? चलो कुरुक्षेत्र को देख लेते हैं। राम धारी सिंह
दिनकर जी की रचना है, ठीक है। और साकेत, साकेत किसकी है? गुप्त जी की रचना है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। प्रसाद की और रचनाओं के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, प्रश्न आएंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। आपको बताना है जो कविता हमने पढ़ी थी ना, आप सब ने ये कविता अपने बचपन में क्लास 2-3 मतलब 10वीं तक में आपने ये कविता खूब पढ़ी होगी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी किसकी कविता थी? तो इसका सही उत्तर जो है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत ही फेमस कविता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना याद रखनी है हमको? साकेत, ठीक है। यशोधरा, यशोधरा, ठीक है। ऐसी रचनाओं को उनको याद रखना। महादेवी वर्मा की कौन सी रचनाएं हैं? ठीक है, तो इनकी एक रचना है नीरजा यामा। यामा पे इनको क्या मिला है? आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कि यामा को में महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमने अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप कह लीजिए कि 5 स्टार, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में इवन जितने असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता ही आता है। तो आपको बताना है कौन सा सही इसमें। सम्मेलन पत्रिका। देखिए जब तक मैं आपको उत्तर बताता हूँ आप अपना उत्तर कमेंट में या फिर आप एक कॉपी पेन लेके इस टेस्ट सीरीज को हमारे साथ करते रहिए और अंत में देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में अगर गलत नहीं हुए तो आपको सिलेक्शन पक्का दिला के जाएंगे, और अगर ये प्रश्न गलत हो गए तो आपके सिलेक्शन में रुकावट भी आ सकती है उसी 1-2 क्वेश्चन के वजह से, और उन एग्ज़ामों में तो और आ सकती है जिसमें माइनस मार्किंग है। तो कौन सी पत्रिका है? सरस्वती, नागरी प्रचारिणी पत्रिका या फिर उदंत मार्तंड। तो इसका सही उत्तर है क्या? बी, ठीक है। 30 मई को हुआ था। ये कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए, सन आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, आप सबको पता होगा। सरस्वती पत्रिका कब की है? ये 1900 के आसपास की पत्रिका है, ठीक है। और नागरी प्रचारिणी पत्रिका कब की है? 1893 के आसपास की पत्रिका है, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो 3-4-5 भागों में बांटा गया है। काव्य का जो काव्य का है, ठीक है, आधुनिक काव्य का जो वर्गीकरण किया गया है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। उसमें एक वर्ग है, मतलब एक युग का नाम है छायावाद, ठीक है, छायावाद। तो इसके प्रवर्तक कौन है आप बताइए? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद या मुकुटधर पांडे, ठीक है। ये प्रश्न आप हमें जल्दी से इसका कमेंट उत्तर में लिख के बताइए कि इसके प्रवर्तक कौन है, ठीक है। देखिए जो छायावाद है ना इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रवर्तक माना है, ठीक है। हम जो मानते हैं जो छोटे एग्जामों में माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन तब आते हैं जब हम बड़े एग्ज़ाम देते हैं। अगर हम छोटे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको किसी छोटे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप प्रसाद को मार के आएंगे आराम से धूमधाम से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम था? देखिए उपन्यास की बात अगर करें ना तो उसके सम्राट कहे जाते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। इनके बहुत सारे उपन्यास हुए हैं, ठीक है। बताइए इनके कौन सा ऐसा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था? गबन, मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है, बी है रंगभूमि और डी है सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर है मंगलसूत्र, ठीक है। इनका एक और फेमस उपन्यास क्या नाम है इसका? गोदान, ठीक है। रंगभूमि है और एक इनका कौन सा उपन्यास है? कर्म भूमि, ठीक है। रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पे उनको प्राप्त हुआ था आप बताइए। रसमरथी पे काफ़ी फेमस रचना है। आजकल तो रसमरथी की पंक्तियाँ इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो पूरी कविता आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी अद्भुत कविता है। तो ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। तो आप बताइए दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस रचना पे मिला था। उर्वशी पे मिला था 1972 में या फिर 73 में। अब देखिए 72 और 73 का लोचा क्या है, ठीक है। इसमें कुछ लोग इसको 73 कहीं किताबों में आपको मिलेगा, ठीक है, और कहीं पे आपको मिलेगा 72, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे 72 ही माना जाता है, ठीक है, ये वाला नहीं माना जाता है, 72 ही ज़्यादा वो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत फेमस रचना है, एक मोटी सी किताब है, ठीक है। अगर आप यूजीसी देते हैं, ठीक है, तो ये किताब आपके टेक्स्ट में भी लगी है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके जो अंदर दिया गया कंटेंट है सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या है इसके सही राइटर का नाम। दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप बताइए इसके सही लेखक का नाम क्या है। तो इसके सही लेखक का नाम है, यानी कि इसके लेखक या फिर रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए चलते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप बताइए अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी का कौन सा निबंध बहुत फेमस है। कविता क्या है, ठीक है, कविता क्या है। और इनकी जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, ये इनका निबंध संग्रह और काफ़ी फेमस है। और इसका सही उत्तर है, जो भी प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। कुटच के रचयिता कौन है, ठीक है, चलिए बताइए। शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन नंबर डी विद्यानिवास मिश्र। आप बताइए हमको कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है, जल्दी से कमेंट में आप हमको बताइए। इसका सही उत्तर है वही कुटच के रचयिता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, ठीक है। कैसे निबंधकार हैं ये ललित निबंधकार हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे निबंधकार हैं तो ये ललित निबंधकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस की मूल भाषा क्या है, ठीक है। जो रामचरितमानस है उसकी मूल भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भोजपुरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी है अवधी। बताइए जल्दी से कि क्या है, ठीक है। तो सही इसका उत्तर है जो रामचरितमानस है वो अवधी में लिखी गई है। जो रामायण है, ठीक है, वाल्मीकि कृति, ये किस में है, ये है संस्कृत में, ठीक है, किस में है, संस्कृत में, ठीक। अच्छा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं कुल। कांडों की कुल संख्या पूछा जाता है, कुल कितने कांड हैं, 7। क्या क्या नाम है, बाल कांड, बाल, ठीक है, कुल कितने कांड हैं, ठीक है। तो कुल कांडों की संख्या है 7, ठीक है, बाल कांड। और आप हमको बताइए कि और जो कांड हैं वो क्या क्या हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, ठीक है। 13 इस प्रकार है। कवि भूषण किस रस के सर्वप्रमुख कवि थे, ठीक है। तो चलिए आप हमें बताइए कि जो कवि भूषण हैं वो किस रस के
सर्व प्रमुख कवि थे किस रस के? रौद्र, करुण, वीर या फिर श्रृंगार? तो जो भूषण हैं वो किसके हैं? वीर रस के कवि हैं, वीर रस से के कवि हैं। अच्छा, किस युग के हैं? अगर वीरता की बात करेंगे तो रीति काल के। कब के हैं? रीति काल के कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसके हैं? रीति काल के। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड अध्याय हैं? मैंने पूछा था, देखिए आ गया, 7 कांड हैं। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी कांडों का नाम आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, 7 कांडों का नाम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता। जो हिंदी गद्य है ना, हिंदी में 2 वो होती हैं। ठीक है, हिंदी जो होती है 2 शाखाओं में लिखी जाती है। एक होता है गद्य साहित्य और एक होता है पद्य साहित्य। पद और गद्य में क्या अंतर है? इसमें जो गीत के पद होते हैं, कविता है ना, और इसमें जो कहानी, उपन्यास, ये सब आते हैं। तो पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, पाल कृष्ण भट्ट को? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी गद्य की जो नवीन धारा है उसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या ये खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो इसका सही उत्तर है कमायनी एक महाकाव्य है। अच्छा, इसमें कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, कुल कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक ध्रुव सौमनी। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है ध्रुव सौमनी के रचयिता हैं, किसकी रचना है ये? आप जल्दी से हमें कमेंट में बताइए कि ध्रुव सौमनी क्या रामकुमार वर्मा की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु की? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रसाद। ठीक है, प्रसाद ने बहुत सारे नाटकों की रचना की, बहुत अच्छे नाटककार थे। कौन कौन से? ठीक है, तो बताइए, कुछ नाम बताइए। ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, अस्कंदगुप्त, ठीक है, विशाख, ठीक है, ठीक, चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, विशाख, ध्रुव सौमनी। ठीक है, और आप चौथा मुझे बताइए कमेंट में लिख के। ठीक है, लंबी लिस्ट है और हमको जल्दी ये सीरीज ख़त्म करना है, तो बहुत व्याख्या पे नहीं जाएंगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक फेमस है? तो भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भिक्षुक जो कविता है इसके रचयिता कौन है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, सी महादेवी प्रसाद वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप हमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, कि जो भिक्षुक रचना है वो किसकी, भिक्षुक कविता है किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इनकी एक और रचना काफ़ी फेमस है, ठीक है, कविता राम की क्या शक्ति पूजा। ठीक है, किस वर्ष की रचना है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, प्रसाद की अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कमायनी माधवी वर्मा का यामा नीरजा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की आप एक पल्लव, कौन सी? पल्लव, याद रखिएगा, ये रचनाएं पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। अगला क्या है?
पृथ्वीराज रासो किस साहित्य काल की रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किस काल में लिखा गया? ठीक है, हमने पढ़ा है हिंदी जो है वो कितने कालों में बटी हुई है, मोटा माटी जो साहित्य पूरा आदिकाल देख लेते हैं, भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल, उसके बाद रीति और फिर आधुनिक काल, ठीक है, फिर क्या है आधुनिक काल। तो ये जो मोटा माटी जो इसका एक लंबा सा वर्गीकरण है हिंदी का ये है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वीराज रासो वो किस साहित्यिक काल की रचना है, क्या वो आदिकाल की है, रीति काल की है, भक्ति काल की है या फिर आधुनिक काल की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि जो पृथ्वीराज रासो है आदिकाल की रचना है। किसकी रचना है ये चंदर बरदाई की रचना है, ठीक है। चंदर बरदाई जो आदिकाल के कवि थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का जब हमने जिक्र किया था उसमें हमने बताया था तो कि कौन है उसके रचनाकार, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद हैं इनके रचनाकार। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है त्यागपत्र किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु। आपको बताना कि इनमें से किसकी रचना है त्यागपत्र। तो जो त्यागपत्र है वो किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। रेणु की रचना सबसे फेमस कौन सी है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में? मैला आंचल। कैसा उपन्यास है ये? आंचलिक उपन्यास है। प्रेमचंद का क्या है? गोदान। और 3-4 उपन्यासों को हमने पीछे पढ़ा है। अज्ञे का सबसे फेमस बताइए जल्दी से, आप सब ने पढ़ा है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मशहूर कृति कलम का सिपाही, ठीक है, किस विधा की रचना है? ठीक है, किस विधा की रचना है? ठीक है। जब साहित्य लिखते हैं हम पहले तो लिखते हैं 2 में, ठीक है। एक तो लिखते हैं गद्य में और दूसरा लिखते हैं पद्य में, ठीक है। पद्य के भी कई उपभेद हो जाते हैं और गद्य के भी कई उपभेद हो जाते हैं जिसमें से आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, रिपोर्तार्ज, ठीक है, रेडियो, ये सारे आ जाते हैं। तो जो कलम का सिपाही है वो किस विधा की रचना है? क्या आत्मकथा है या रेखा चित्र है या फिर संस्मरण है ऑप्शन नंबर सी या फिर डी जी में जीवनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जीवनी है ना भाई, आत्मकथा नहीं है, डी, ठीक है। किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? जल्दी से कमेंट में आप हमें बताइए, ठीक है। किससे रिलेटेड है? ठीक, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि कलम का सिपाही किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? 1 मिनट, ठीक। प्रश्न नंबर 23 है गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास किसकी अमर कृति है? तो अभी मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद की। जयशंकर प्रसाद की कृति को याद करते हैं, कंकाल, ये उपन्यास की मैं बात कर रहा हूँ, और तितली, ठीक है, कंकाल और तितली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अज्ञे का मैंने आपको शेखर एक जूनी बताया था। एक दूसरा उपन्यास क्या हो जाएगा? अपने अजनबी, अपने अजनबी, ये उनका दूसरा उपन्यास है। एक को मैंने बता दिया शेखर एक जीवनी। रेणु का मैंने आपको बता दिया है एक, और है तो जुलूस, लिख लीजिए, ठीक है। ये सारी वो रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। आप अपने पेन कॉपी को लेके बैठिए और उनको उसमें नोट करते रहिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं ऊपर से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
मैंने पिछला प्रश्न बताया था ना कि कलम का सिपाही किसकी है, तो इसके ये किसके जीवनी पर लिखा गया है, तो प्रेमचंद। आप लोगों ने बताया नहीं। और किसने लिखा है, तो अमृत राय ने। ठीक है, कौन है ये, लेखक हैं इसके। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ तस्क, यशपाल, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसके सही जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो इसके सही रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। यशपाल की कृति कौन सी है? तमस, याद करिए, बहुत फेमस रचना है। ठीक है, उपेंद्र नाथ तस्क का आप एक बताएंगे हमें। ठीक है, जैनेन्द्र का अभी हमने पढ़ा है, तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कौन सी रचना है। इसको प्रैक्टिस करने से आपके जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे, वो ऊपर से जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न बहुत आ रहे हैं आजकल। ठीक है, मिलान करने के लिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? किस कवि का उपनाम एक तरीके से प्रकृति का सुकुमार है? तो इसका सही उत्तर होगा, आप सबको पता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। कालाधर किसका नाम है? निराला को क्या कहा जाता है? और वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। क्या? आधुनिक मीरा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी के लिए राष्ट्रीय कवि को हिंदी के किस राष्ट्रीय कवि को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है? किस राष्ट्रीय कवि को हिंदी के एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को। जल्दी से आप अपना कमेंट में उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देखिए एक बार। कालजयी महाकाव्यात्मक कृति जो गोदान है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका क्या है? प्रेमचंद होंगे। महाकवि सूरदास, ठीक है, महाकवि सूरदास को मुख्य रूप से किस रस का सम्राट कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार आता है भैया। बीएड में भी, बीएड के एग्ज़ाम में तो ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, पीजीटी में भी आता है और टीजीटी में भी। देखो ये छोटे प्रश्न आप कहेंगे कि टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न कहाँ से आएगा, लेकिन इन प्रश्नों को कथन में दे देगा फिर भी ये प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, किसका कहा जाता है? वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, भक्ति। किस रस का इनको कहा जाता है बताइए? तो इनको कहा जाता है वात्सल्य का। कृष्ण के जो वात्सल्य का वर्णन है वो इन्होंने बहुत ही बखूबी किया है। ठीक है, इसलिए इनको वात्सल्य का कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला क्या है? अगला है, एक मिनट, सूरदास की विख्यात रचना सूरसागर किस भाषा में रचित है? क्या यह अवधी में है, या फिर बी ऑप्शन ब्रज भाषा में, या फिर सी ऑप्शन बुंदेली में, या फिर डी ऑप्शन भोजपुरी में है? तो हम सबको पता है ये किस में है? ब्रज भाषा में है। सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। ठीक है, इनके भक्ति काल। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, चार। ठीक है, इनकी रचना शूर सागर, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ये सारी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वरदे 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 वीणावादिनी वरदे, ये जो प्रसिद्ध संस्कृत वंदन किसने लिखा था? हम सब ने। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या फिर आपने शुरुआती दौर में अगर आप, हम कह सकते हैं ना कि 2000 के आसपास की आपकी स्कूलिंग है, तो आप ये कविता अपने
प्रेयर में बहुत बार सुने होंगे। तो ये रचना किसकी थी? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बताइए किसकी रचना थी? तो ये जो रचना थी ना, ये जो कविता थी किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी। किसकी थी ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए, तरवर नहीं खात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तरवर नहीं खात है, सरवर पियहि नहीं पान। ठीक है, तरवर नहीं फल खात है, सरवर पियहि नहीं पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्तियां बहुत फेमस है, बार बार पता है, अलंकार में इसको बार बार पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं बताइए? रहीम दास, कबीर दास, रश खान या बीर बिहारी की? तो ये जो पंक्तियां हैं, नीत के दोहे कौन ने लिखा है? रहीम दास। कबीर दास ने नहीं लिखा है। कबीर दास की प्रमुख कृति का क्या नाम है? बीजक। इनका जो संग्रह है, बीजक। ठीक है, किस काव्यधारा के हैं? भक्ति के हैं, याद रखना है। बिहारी कब के हैं बताइए? बिहारी की सबसे फेमस रचना कौन सी है? बिहारी सत सही। ठीक है, चलिए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए। ये भी आपने अगर अलंकार की क्लास ली होगी तो इसको बार बार आपने देखा होगा, इस पर्टिकुलर लाइन को, है ना, ये जो पंक्तियां हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी जो है माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन पंक्तियों के रचयिता हैं। बताइए, जल्दी बताइए। निराला, मोहन राकेश प्रेमचंद या फिर अमृतलाल नागर, किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर जी की रचना है। निराला की सबसे फेमस रचना की नाम बताइए। ठीक है, सुकुल की बीबी। ठीक है, प्रेमचंद, मोहन राकेश के किसी नाटक का नाम बताइए आप हमें। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? सोनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो आप बताइए झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? नीरजा, शांत गीत। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए, जो आपको पीछे कराया जा चुका है। पीछे जो प्रश्न हुए उनमें ये था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? जो भारत भारती काव्य है उसके किसने लिखा था भारत भारती को? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, कब लिखी गई थी भैया? 1912 में। गुप्त की कोई और फेमस रचना है आपको याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल याद आ रहा है, साकेत। ठीक है, नरेश मेहता की कोई फेमस रचना है? संशय की एक रात। संशय की एक रात। ठीक है, धर्मवीर भारती का कौन सा? ठंडा लोहा। काफ़ी बार पूछा गया है छोटे एग्जामों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? लुइपा, कबीर, सरहपा, कड़पा। ठीक है, दोहा कोश किसकी रचना है इनमें से? एक तो ये नाम कठिन है, ये नाम देख के आपको भ्रमित हो जाएंगे आपकी कहाँ से आ गए भैया ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम। तो आप इसमें भ्रमित मत होइए। इसके रचनाकार कौन हैं? सरहपा जी हैं। ये कब के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी आदिकाल के हैं। ठीक है, और ये भी आदिकाल के हैं। ये कब के हैं?
ये भक्ति काल के हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी सरप्पा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या फिर सुंदरदास। जो प्रेम सागर रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो ये है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आधुनिक गद्यकार हैं जो शुरुआती गद्य साहित्य को, हिंदी साहित्य के विकास को बढ़ा रहे थे। ठीक है, पंच परमेश्वर काफ़ी कहानी का नाम सुना होगा आपने। ये कहानी बहुत फेमस है। कि लेखक कौन है? अगर कहानी फेमस है तो लेखक भी उसके फेमस होंगे। कौन? प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, मैथिली षड़गुप्त की कौन सी रचना फेमस है? साकेत। और कौन सी रचना एक फेमस है बताइए? ठीक है, पंत की पल्लव। ठीक है, दिनकर की कुरुक्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। भैया ये 16 प्रश्न नंबर नहीं है, ये प्रश्न नंबर कितना है? 30 और प्लस 16 हो गया, ये 46 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 46 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है कि तोड़ती पत्थर जो है, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर जो कविता है, एक जो आदर्श समाज के समय में एक यथार्थवादी कविता है, इसके कवि कौन हैं पूछा गया है। क्या इसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो ये जो फेमस कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो प्रगतिवादी विचारधारा को दर्शाती है, यानी कि नए मानव चेतना को दर्शाती है। एक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करती है, जहाँ पे वो उसके कर्मों को दर्शाया जाता है कि वो पत्थर तोड़ रही है किस तरीके से। मेहनत कश लोगों को दिखाया गया इस कविता में। आगे चलते हैं। हार की जीत कहानी, बाबा भारती। ठीक है, आपको याद होंगे बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह, याद है? कहानी के कहानीकार कौन है? अगर कहानी याद है तो आपको कहानीकार भी याद होंगे। बताइए इसके कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है, सीधे लगाते हैं उत्तर पे हम अपने, सुदर्शन जी हैं। कमलेश्वर की कोई कहानी आप बताइए, और रंगे राघव की कोई कहानी आप बताइए। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो हम आगे इन दोनों राइटरों के कहानियों का जिक्र कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 यानी कि 48 ठीक है, चलिए। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव सप्रे, इंसा अल्लाह खां। तो इसके रचयिता कौन हैं? उदयभान चरित्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इंसा अल्लाह खां, यह शुरुआती कहानी का शुरुआत जो इतिहास होता है, ये शुरुआती कहानी है। ठीक है, क्या है? शुरुआती कहानी है। किसकी है? इंसा अल्लाह खां जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किससे संबंधित रचना है? यह रचना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, ये जो बालमुकुंद गुप्त हैं इनका फेमस क्या है? निबंध है। क्या है ये? निबंध। क्या है ये? निबंध इनका फेमस। आगे चलते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया एक काव्य है, इसके रचयिता कौन है? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशवदास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। किस काल के कवि हैं भैया? रीति काल। वही जब राजाओं का
वर्णन हो रहा था। बिहारी भी रीति के हैं, ठीक है। मलुकदास किसके हैं और दादू दयाल किसके हैं, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, ठीक है। जो आंसू काव्य है उसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो जो आंसू काव्य है वो किसका रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत फेमस रचना है, ठीक है। ये शोक गीत भी है, ठीक है, इसको कहा जाता है। एक और इनकी रचनाएं क्या है? कमायनी, और क्या है अभी हमने पढ़ा था? झरना, ठीक है। आगे चलते हैं। निराला की अनामिका, ये काव्य संग्रह है इनका। गुप्त का अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। एक और रचना का नाम लिख लेते हैं, किसान, ठीक है। किसकी रचना है? गुप्त जी की है। देखिए, राइटिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि अभी मैं पेन का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाथ से लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा जो लिखना है वो स्पष्ट नहीं आपको दिखता है। तो अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष को सर्प लिपटे रहता है, उसके बाद भी उसमें उसका विष नहीं समाहित होता। ये जो पंक्तियों का भाव है, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं, इसके रचयिता कौन है? इतनी गहरी पंक्तियां, नीत की पंक्तियां किसने लिख दिया? क्या सूरदास ने ऐसा कुछ लिखा या कबीर ने लिखा? ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिहारी दास ने लिखा, फिर ऑप्शन नंबर डी रहीमदास ने। तो जो नीत के ऐसे दोहे मिलेंगे आपको ना, वो रहीमदास से रिलेटेड है। कबीर की पंक्तियों में थोड़ी सी भाषा की अलग लय दिखेगी, जो ब्रज भाषा और शुरुआती चीज़ों से रिलेट रहे करेगी। लेकिन रहीम की क्या है, ये इनको खड़ी बोली आपको यहाँ पे मिलेगी। बिहारी कौन है? रीतिकालीन कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा में मिलेंगे। सूरदास जो हैं ये भी ब्रज भाषा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्त हैं, ठीक है। तो ये भक्ति काल के हैं, तो ये अंतर है। चलिए आगे चलते हैं। अमी हलाहल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे जही चितवत एक बार। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इसके रचनाकार कौन है? ये पंक्तियाँ भी बार बार पूछी जाती हैं, छोटे मोटे एग्जामों में नहीं, बड़े बड़े एग्जामों में मिलान करने को आ जाता है, फिर हमारे अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम आते हुए प्रश्न को गलत कराते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जो बेस हैं उन प्रश्नों को ना गलत करके आएँ, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, ठीक है। पहला है आलम, दूसरे हैं रसलीन, तीसरे हैं बिहारी, चौथे हैं मतिरान। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो जो ये है ना, ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, ठीक है। ये जो पंक्तियाँ हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आप सब ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बताइए जल्दी से इसके रचनाकार कौन है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। किसकी पंक्तियां हैं? गोस्वामी तुलसीदास की, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के परहित सरिस धर्म, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा सम कोई नहीं, ठीक है। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? फिर से नीति के जो कुछ दोहे आ गए हमारे पास। तो आपको मैंने फिर बताया था, जो नीति के दोहे होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। जल्दी आप बताइए कि जो नीति के दोहे होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? क्या रसखान के हैं, ठीक है, या फिर बिहारी के हैं? पर देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि
रहीम का नाम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनको सोचना बंद कर दीजिए। तो ये जो है ना, ये तुलसीदास ने कहा है, ठीक है, महाकवि या फिर गोस्वामी तुलसीदास ने। अगला क्या है, रक्त है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण सर्वनमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन कह रहा है कि तुम्हारे जो शरीर का रक्त है वो पानी है या फिर रक्त है, तुम्हारे नसों में क्या बह रहा है, जरा तुम इसकी जांच करो अपना सिर की कुर्बानी दे के। अगर तुमने दे दिया तो तुम्हारे अंदर रक्त बह रहे हैं, और अगर तुमने नहीं दिया तो तुम एक वीर नहीं, एक कायर हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी, राष्ट्र कवि नहीं, राष्ट्रभक्ति के कवि। ठीक है, अगला प्रश्न है दिवासन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी जो है रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ना, दिनकर की नहीं, सॉरी, निराला जी की हैं। किससे हैं? राम की शक्ति पूजा से। ठीक है, यानी कि इनको लगा देते हैं दिनकर जी, ऑप्शन नंबर डी, राम की शक्ति पूजा, RKSP। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि जो पंक्तियां हैं नीति की, इसके रचयिता कौन हैं? क्या ये कबीरदास की हैं, या ऑप्शन नंबर बी जायसी की हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी मीरा की हैं, ऑप्शन नंबर डी रसखान की हैं। तो देखो, जायसी और मीरा तो पहले कट गए, रसखान भी कट गए, तो बच्चे कौन? कबीर सर। ठीक है, महान समाज सुधारक। ठीक है, बहुत ही हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति कबीरदास की ये पंक्तियाँ हैं। जायसी की प्रसिद्ध रचना का एक और नाम क्या है? अखरावट। ठीक है, और एक आखिरी कलाम। ठीक है, मीरा बाई किस भाषा में लिखती थी? मूलतः राजस्थानी और मिक्स ब्रज भाषा में। चलिए, अष्टछाप श्रेष्ठ भक्त कवियों के रूप में किसका नाम लिया जाता है? देखो, जो अष्टछाप है ना, पहले समझ लेते हैं। जो अष्टछाप आएगा ना, ये कुछ लोगों का ग्रुप है ना, ये बेसिकली ग्रुप है, और इसका एक नाम है। 8 कवि हैं इसमें, 8 कवि हैं। ठीक है, ये जो कवि हैं ना, 2 लोगों के हैं। ठीक है, एक वल्लभाचार्य के हैं और एक विट्ठलनाथ के हैं। तो 4 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, ऊपर वाले, और 4 शिष्य किसके हैं? विट्ठलनाथ के हैं। तो ये मोटा माटी इसके बारे में जानकारी है। तो कब स्थापना हुई थी ये भी जान लेते हैं। 1565 में हुआ था। तो इसके जो श्रेष्ठ कवि हैं भाई, अगर सूरदास के नाम और उसमें सूरदास हैं तो सूरदास जी ही हैं। ठीक है, बाकी ये जो इतने हैं, कुम्भन, परमानंद, कृष्णदास, ये भी अष्टछाप के कवि ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसे हिंदी का आदि कवि कहा जाता है? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, ठीक है, या फिर पुष्पदंत। तो जो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए? स्वयंभू को। ठीक है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्तियाँ किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी।
इनको अथा तो घुमक्कड़ मतलब बहुत घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 नहीं है ये। ठीक है, ये प्रश्न नंबर कितना है, ये प्रश्न नंबर 62 है। ठीक है, हम थर्ड सेट पे आ चुके हैं। ठीक है, 2 सेट हमने कर लिया है 30-30 प्रश्नों का, 30 प्लस 30 प्लस ये 30 चल रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? जो कवि भूषण है वो किस उसमें प्रवृत्ति में कविता लिखते हैं, प्रवृत्ति में, क्या व्यंग्यात्मक कविता लिखते हैं? तो जो रीतिकालीन कवि हैं तो ऐसा करेंगे नहीं, राजा सर धड़ से उड़ा देगा। दूसरा, क्या प्रशस्तिपरक कविता लिखते हैं? सोच सकते हैं, बिल्कुल। क्या देखते हैं और कोई मिलता है? सिंगारिक कविता लिखते नहीं, भूषण नहीं लिखते, और लोग लिखते हैं। ठीक है, करुणिक मतलब करुणा वाले, करुणावान कविता लिखते नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशस्तिपरक मतलब हमेशा गुणगान वाली कविताएं लिखते हैं। जो कब की बात हो रही है भैया? किसके हैं? रीतिकाल के हैं। ठीक है, किसके कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, ठीक है, 3 धाराएं थी रीत में, रीत का, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो ये रीतबद्ध के हैं। अगला, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, प्रसिद्ध कथन किसका है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रगतिवाद है या उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? ये कथन रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या सुमित्रा नंदन पंत। आप बताइए कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये किसका कथन है? ठीक है, बताइए। चलिए, तो ये जो कथन है ये ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से कौन सा एक हिंदी का प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक है? ये जो लेखकों का क्रम दिया गया है, इसमें से कौन एक ऐसे लेखक हैं जो व्यंग्य लिखने में महारत हासिल किए हैं? क्या श्याम सुंदर दास हैं, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांस्कृत्यायन, हरिशंकर परसाई? तो जो परसाई जी हैं ये अपने व्यंग्यों के लिए बहुत फेमस हैं, अपने व्यंग्यात्मक निबंध लिखने के लिए काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, काफ़ी जाने जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला सही विकल्प क्या है? तो ये जो उपन्यास है, ठीक है, ये जो नॉवेल है, ठीक है, ये जो उपन्यास है, ये जो इसमें क्या है, इसका जो विषय वस्तु है क्या है? क्या ये राजनीतिक उपन्यास है या समस्याओं को उजागर करता है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उजागर करता है, शिक्षा की समस्याओं से उजागर करता है, या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या को पॉइंट आउट करता है, यानी कि उजागर करता है? ठीक है, क्या इसमें मेन मुद्दा है, मेन सब्जेक्ट इसका क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है वो तलाक से जुड़ी बाल समस्याओं को लेके है। किसकी रचना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मनु भंडारी जी की रचना है, बहुत फेमस रचना मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध हिंदी कविता पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन थे? ठीक है, जो प्रसिद्ध कविता मैंने बोल दिया, ये पत्रिका है। ठीक है, पत्रिका के संपादक कौन थे? कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र अवस्थी थे क्या? ऑप्शन नंबर बी रमेश बख्शी थे क्या? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव थे क्या? ऑप्शन नंबर डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल थे क्या? इसका सही उत्तर है राजेंद्र अवस्थी। सॉरी, मैंने ऑप्शन डी पे लगा दिया क्या? सी नहीं। तो इसके सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और राजेंद्र अवस्थी, दोनों नाम सेम है। देखिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर,
किस रस के कवि माने जाते थे। जो इनकी कविताएं थी वो किस रस से ओतप्रोत थी, ठीक है। रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो दिनकर की कविताओं में सबसे ज़्यादा क्या हमें देखने को मिलता है, किस रस का हमें सबसे ज़्यादा वो मिलता है, तो वो वीर रस की कविताओं में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद के महान कवि निराला जो हैं, ठीक है, को कैसा कवि माना जाता है। तो जो छायावाद के कवि निराला हैं इनको अवसरवादी कवि कहा जाता है क्या, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी, ठीक है। तो आप बताइए कि इनको किस प्रकार का कवि कहा जाता है। एक हिसाब से क्रांतिकारी यानी कि एकदम मुक्तक के कवि हैं। तो इनकी रचनाएं क्या है देख लेते हैं। आपने जहाँ भी निराला मैंने बोला होगा उसको सही कर लीजिएगा। राम की शक्ति पूजा, की पूजा, दूसरा है बादल राग, उनका काव्य संग्रह जो है अनामिका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकादा नैमिषारण्य। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो जैनेन्द्र ने नहीं लिखी है, ठीक है। जल्दी से आप देखिए ऑप्शन को, आप ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे कि कौन सी रचना जैनेन्द्र ने नहीं लिखी है, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा प्रश्न पूछ दिया। कौन सी रचना जैनेन्द्र ने लिखी है, तो सही रचना क्या है, परख। पुनर्नवा किसका है, हजारी प्रसाद, ठीक है। सेवा सदन किसका है, प्रेमचंद का, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। बताइए किसने किया था इसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद। प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है। चलिए, क्या इसका सदाशिव लाल जी ने किया था, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर है, इसका जो अनुवाद किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कितने उपविभागों में बटा हुआ है देख लेते हैं। एक तो हो गया सगुण भक्ति, ठीक है। ये क्या हो गया, सगुण। दूसरा क्या हो गया, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। सगुण भक्ति में क्या आते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति। निर्गुण में संत काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको कहते हैं, या फिर सूफी काव्यधारा, या फिर प्रेमाख्यानक, ऐसे कुछ। चलिए, भक्तिकालीन संत कवि सूरदास के गुरु कौन थे। पूछा गया है कि जो भक्तिकालीन कवि सूरदास थे, जो कृष्ण भक्त के बहुत बड़े कृष्ण भक्त और उनके पदों के थे, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, रामानंद, माधवाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य जी। रामानंद किसके गुरु थे, कबीर के, ठीक है। किसके गुरु थे, कबीर के, याद रखना है इस बात को। अगला है, गागर में सागर भरने के ने किया है, और ये कथन किसके लिए कहा जाता है। दोनों प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है। पहला बिहारी लाल, दूसरा रस खान, तीसरा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर सी घनानंद या फिर सूरदास। तो ये जो गागर में सागर भरने का काम था ना, बिहारी लाल करते थे। जो बिहारी लाल थे यानी कि जो बिहारी कवि थे, कब के थे, रीति कालीन, ठीक है। किस उपधारा के थे, तो रीत सिद्ध कवि थे ये, ठीक है। 2-3 टाइप के कवि हुए हैं इसमें रीतकालीन में,
ठीक है। एक तो हुए थे रीतिबद्ध, जो रीतियों से बंधे हुए थे, ठीक है। लक्षण ग्रंथ का जो मैटर, एक तो रीति सिद्ध होते थे, सिद्ध, और एक होते थे रीति मुक्त, ठीक है। रीति मुक्त एकदम स्वच्छंद टाइप के। रीतिबद्ध जो होते थे आचार्य टाइप के जो होते थे, लक्षण ग्रंथों की एक उसकी व्याख्या करते थे। रीति सिद्ध क्या होते थे, ये पहले वाले से अलग होते थे। और रीति मुक्त क्या होते थे, अलग होते, जैसे देखा घनानंद, ठीक है। इनका उदाहरण हम ले लेते हैं जैसे। तो ये पूछा गया कि भक्ति जो गागर में सागर भरने का काम करते थे, ऑप्शन नंबर ए बिहारी करते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो दोहे होते थे छोटे होते थे, पर उनके जो अर्थ होते थे बहुत ही गंभीर होते थे, ठीक है। कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे, ठीक है, जस नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे, खाव करे गंभीर, ठीक है। सूरदास, घनानंद रीति मुक्ति हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। महाभोज उपन्यास जो है, ठीक है, मनु भंडारी का है। मूल समस्या क्या है इसकी? एक इनका हमने उपन्यास देखा भी, आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी, ठीक है। और एक इसकी समस्या है भ्रष्टाचार की समस्या, नारी शोषण, राजनीतिक समस्या, या मनोवैज्ञानिक समस्या। आपको बताना है कि ये किस समस्या पे है। तो जो देखो राजनीतिक समस्या है जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है, ठीक है, भ्रष्टाचार भी शामिल है, ठीक है। नारी शोषण तो है ही है, ठीक है। तो ये सारे हैं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा ना वो बेसिकली राजनीतिक एक उपन्यास है। और ये नाटक भी इसका, इन्होंने नाटक वर्जन भी है इसका। उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी किस साहित्यिक विधा की में रचित है? सॉरी, मैंने रचना वो पहले ही बता दिया। तो ये कहानी विधा है, ठीक है। ये कहानी है किसकी है? उषा प्रियंवदा जी की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं का संबंध किस भारतीय राज्य, यानी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको बताना है। तो ये जो रेणु जी हैं, जो उपन्यासकार रेणु हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। मैथिली कोकिल कहे जाने वाले, मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली, जो इनकी रचना है पदावली की मूल भाषा क्या है? इनकी देखो 3 रचनाएं हैं, कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति, पताका, और तीसरी क्या है? ये दोनों जो है ना अवहट में लिखी गई हैं, ठीक है, अवहट में लिखी गई हैं, अवहट भाषा में। और ये लिखी गई मैथिली में, ठीक है, यानी कि मैथिल में, जो मैथिली भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी रचनाकार को उग्र उपनाम से जाना जाता है? किस रचनाकार का उपनाम उग्र है? रमेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है, जो अज्ञेय थे। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र कहा जाता है, पांडे बेचन शर्मा को, ठीक है। रीतकाल के महान कवि बिहारी किस राजा के राज दरबार में रहते थे या फिर दरबारी कवि थे? आपको बताना जो बिहारी थे वो किसके राज दरबारी थे? चलिए जल्दी बताइए। तो ये जो बिहारी थे ना वो जयपुर, जो नरेश थे, जयसिंह के यहाँ राज दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध रचना शेष कादम्बरी के लेखक कौन है? जो शेष कादम्बरी रचना है, इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मनु भंडारी, अलका सरावगी, ठीक है। तो इसके जो रचना यानी कि लेखिका हैं वो अलका जी हैं। अगला प्रश्न है व्यंग्यपूर्ण यथार्थवादी, ठीक है, व्यंग्यपूर्ण यथार्थवादी उपन्यास राग दरबारी
के रचयिता कौन है? किसने इस उपन्यास को लिखा है? राही मासूम रजा, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी? तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में, ठीक है। तो ये उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है, ठीक है। राही मासूम रजा का सबसे फेमस उपन्यास जो बार बार छोटे एग्जामों में या बड़े एग्जामों में आता है, तो कौन सा है? आधा गांव, आधा कहाँ? हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है जो सबसे फेमस है? शरद जोशी की कोई रचना आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। किसानों की व्यथा पर आधारित पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? अगर पूस की रात कहानी की बात होती है तो इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदी निबंध आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? हमें बताना कि जो हिंदी निबंध है आत्मनिर्भरता, उसके रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। तो इसके रचनाकार कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध निबंध है। गंगा छवि वर्णन नामक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है मैथिली सड़गुप्त, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या है? उपन्यास है। और क्या है इनका? आप हमें इनके और एक दो फेमस उपन्यास का नाम बताइए जल्दी से। एक तो यूजीसी नेट में लगा है, जल्दी उसका नाम बताइए। सूरदास द्वारा रचित विख्यात काव्य प्रसंग भ्रमर गीत। देखिए एक रचना बच गई थी सूरदास की बताने के लिए, वो रचना आगे आ गई, ठीक है। तो सारी रचनाओं का हमने सूरदास के जिक्र कर दिया। भ्रमर गीत का मूल रचयिता है, ठीक है। तो इसका देखो यार प्रश्न ही उल्टा बन गया है, तो इसके तो सूरदास ही होंगे, ठीक है। भ्रमर गीत जो लिखते हैं सूरदास ने ही लिखा था, तो थोड़ा प्रश्न बनते वक्त अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित अत्यंत लोकप्रिय कहानी ईदगाह के रचनाकार कौन है? सबने पढ़ी ईदगाह? बिल्कुल पढ़ी है। तो इसको किसने लिख दी है? प्रेमचंद जी ने। अज्ञेय की रचना हमने क्या पढ़ा? अपने अपने अजनबी, ठीक है। और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेखर एक जूनी, ठीक है, ठीक है। कितनी नावों पर कितनी बार, एक और रचना इनकी है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना है भैया? ठीक है, कौन सी रचना है? सुनीता, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार की कौन सी फेमस रचना है? सुनीता। जयशंकर प्रसाद की तितली, कंकाल और एक इरावती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत सुप्रसिद्ध वीर रस प्रधान कविता किसका है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, सजदानंद हीरानंद अज्ञे, धर्मवीर भारती। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किसकी है। तो ये वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न नंबर कितना है? चलिए एक बार फिर से वो करते हैं। ये प्रश्न नंबर 89 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है। पूछा गया अपभ्रंश के प्रमुख ग्रंथ संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि, रसलीन। तो इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 90 होंगे वो पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पूछा गया निर्गुण भक्ति काव्य के तहत प्रसिद्ध ग्रंथ जो साखी है, इसके रचयिता कौन है? शबद, साखी, रामायणी, तीनों रचनाएं किसकी हैं? कबीरदास की। ये संग्रहित किसमें है तीनों मिला के? तो इन तीनों को मिला देते हैं तो इनको कहते हैं बीजक। ठीक है, शबद, साखी और रामायणी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।